अब देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होती है, यानी कि भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स जिसको बोला जाता है भाज्य संख्याएं। तो जो संख्या प्राइम नहीं होती वह होगी कंपोजिट, जो संख्या भाज्य अभाज्य नहीं होती वह होगी भाज्य संख्या। मतलब जो भी संख्या प्राइम नंबर नहीं होगा वह होगा कंपोजिट नंबर। और इसका दूसरा डेफिनेशन ये समझ सकते हो कि जो संख्या दो से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाती है वह होगी कंपोजिट नंबर। जिसका फैक्टर दो से ज़्यादा होता है वह होगा कंपोजिट नंबर। दो से ज़्यादा होना चाहिए, दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, बस दो से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो कंपोजिट नंबर क्या होगा, मोर देन टू फैक्टर, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स। दो से ज्यादा होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए, दो से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा 4। क्यों? क्योंकि जो 4 है वह 1 से डिवाइड हो जाता है। 4 डिवाइड बाई 1, 4 डिवाइड बाई 1 क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार जो 4 है वह 2 से भी डिवाइड हो जाता है। 4 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 2 आएगा। जो 4 है वह 4 से भी डिवाइड हो जाता है। 4 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका 3 फैक्टर हो गया, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो यह 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो याद रखना 4 एक कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार कोई और एग्जांपल ले लो, 6 का चेक करो। 6 1 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड बाई 1 क्या आएगा, 6 आएगा। तो 1 से डिवाइड होगा। क्या 2 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा, 6 डिवाइड बाई 3 दो बार डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से भी आएगा। क्या 4 से डिवाइड होगा, 6 डिवाइड बाई 4, 6 डिवाइड बाई 4 2 से कैंसिल करो, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 5 से डिवाइड होगा, 6 डिवाइड बाई 5, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा एक बार। मतलब यह 1 से तो डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 और 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर कितने हैं, इसके टोटल कितने फैक्टर है, इसके टोटल 4 फैक्टर है। कौन कौन से, 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6। तो याद रखना 6 भी एक कंपोजिट नंबर है, 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो इसका एग्जांपल लिख लेना, 4 6, उसके बाद 8 9, ये सब क्या है, ये सब है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। अब इसमें याद रख लेना जो 4 है वह सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है, यह सबसे छोटी भाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और जो 9 है वह स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। इसको याद रखना। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो 1 है वह ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, यह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको याद रखना।
तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया और कंपोजिट नंबर पढ़ लिया। इसके बाद याद रखना हमने एक नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। क्या होता है नेचुरल नंबर? 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो इसी में एक और आता है वोल नंबर। वोल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो वोल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दे, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दे तो वह होगी वोल नंबर। इसके एग्जांपल में आ जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। यह है वोल नंबर। और याद रखना जो ये वोल नंबर है पूर्ण संख्या है, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर याद रखना दोस्तों, हम लोग डेसिमल नंबर के बारे में पढ़े थे, उसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, लेकिन इस बार कुछ और पढ़ेंगे इसके बारे में। वो कि क्या है, ध्यान से देखना कि ये जो दो डेसिमल नंबर है, दशमलव नंबर है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। किस बेसिस में? कि दशमलव के बाद जो संख्या आ रहा है उस बेसिस में, कि दशमलव के बाद किस प्रकार का संख्या आ रहा है, क्या वह रिपीट हो रहा है, क्या वह टर्मिनेट हो रहा है, कि वह दोनों नहीं हो रहा है। इस बेसिस में जो डेसिमल नंबर है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब वो दशमलव संख्याएं जो टर्मिनेट हो जाती है, जैसे कि 0.25, 0.63, ये टर्मिनेट हो गया, इतना ही है, इसके आगे नहीं है। एग्जाम्पल और ले सकते हैं 0.5, ये है एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल का। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोला जाता है शांत दशमलव। इसको लिख लेना, शांत दशमलव। फिर जो सेकंड है वह है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में बोला जाता है अशांत दशमलव। अशांत, रिपीटिंग का मतलब होता है दोहराव, मतलब रिपीट होता है। इसमें किस टाइप का आएगा, जैसे कि 0.3333, ये इनफाइनाइट तक तो जा रहा है, 3 आते जा रहा है। जैसे कि 1/3 करेंगे, 1/3 करते हैं तो क्या आता है 0.33333। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रिपीट हो रहा है, जो डिजिट है वो वही आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल।
और एग्जांपल देख लेना 0.565656 ऐसे आते जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। 0.137 137 137 ऐसे आते जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसी प्रकार इसका थर्ड कैटेगरी आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वह टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हिंदी में इसको लिख लेना आसान गैर दोहराव दशमलव। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि √2। √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41421352। ऐसे ये चलते रहता है। ये एक तो रुकेगा नहीं और दूसरा इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, इसमें डिजिट का कोई रिपीटेशन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसी तरह √11 भी होता है, उसका वैल्यू 3.31 चलते रहते हैं। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल। अब इसको इसमें पूछा जाता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो शांत दशमलव है, वह रेशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर। तो सोच के देखो रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर बताया था जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे लिखा जा सकता है, उसे बोलता है रेशनल नंबर। तो क्या इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसको ध्यान से देखना कि अगर कोई संख्या 0.25 है, अगर इसको p/q के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो पहले तो ये जो ऊपर वाला संख्या है उसको वैसे ही लिख दो, जैसे कि 0.25 है तो 25 को वैसे ही लिख दो, और ये जो दशमलव है उसके नीचे 1 लिख दो। दशमलव है उसके नीचे 1 लिख दो, और जितना संख्या है दशमलव के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगा दो। तो ये जो 0.25 हो गया, जो 0.25 है नंबर, वह 25/100 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो 25 से, तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। और 1/4 क्या है, 1/4 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के फॉर्म में लिखा है। इसी तरह देख लेना जो 63 है, 63 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 63 को लिख लेना, फिर जो दशमलव है दशमलव को पकड़ना और उसके नीचे 1 लिख देना। जो दशमलव है उसके नीचे 1 लिख देना, फिर काउंट करना कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है और उतना 0 लगा देना नीचे में। तो जो 63 है वह कन्वर्ट हो जाएगा, 0.63 है वह कन्वर्ट हो जाएगा 63/100 में। इसी प्रकार 0.5 है, तो इसको क्या करना है, 5 को पहले लिखना है ऊपर, फिर जो दशमलव है उसके नीचे 1 लिखना है, और दशमलव के बाद कितना संख्या है उसको काउंट करके 0 लगा देना है। तो इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है तो वह हो जाएगा 0। 5/10 जो कि 5 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 2 बचेगा, यह हो जाएगा 1/2। तो ये रेशनल नंबर है, वो तो रेशनल नंबर हो गया। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जो है यह भी रेशनल नंबर है? अब इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहां तो हम लोग काउंट कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है और उतना 0 लगा देते हैं, लेकिन ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको तो काउंट कर ही नहीं सकते, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको देखना ध्यान से, मैं इसको पहले बताता हूं ये 0.33 को कैसे लिखेंगे। तो जो 0.33 है
उसको तो सबसे पहले कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, जो 0.3333 इनफाइनाइट टाइम तक जो जा रहा है ना, उसको 0.3 बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो बार है वो बताता है कि ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, इसको बोला जाता है बार। और अगर इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू एक शॉर्टकट मेथड होता है कि इसका वैल्यू निकालना है, तो जो 0.3 है और 3 के ऊपर में बार है, तो पहले देखना है कि जो बार है वो कितने डिजिट में लगा है, जो बार है वो कितने डिजिट में लगा है। यहाँ पे जो 3 है, जो बार है वो 3 के ऊपर लगा है, मतलब 1 डिजिट में लगा है। तो पहले ऊपर में जो संख्या है उसको लिख दो और नीचे में जितने संख्याओं में बार लगा है उतना 9 लिख दो। ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ये 3 से एक बार कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/3। तो ये हो गया 1/3। इसी प्रकार अब देखते हैं 0.57, 0.56 56 56 56 ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.56 पूरे का बार, 0.56 लिख के पूरे में बार लगा दो। अब ये जो 56 है इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या बताया मेथड, पहले तो जो डिजिट है उसको लिख लो 56, फिर उसके बाद देखो कि कितने डिजिट में बार लगा है, कितने डिजिट में बार लगा है। यहाँ पे 2 डिजिट में बार लगा है, 5 और 6, 5 और 6, तो उतना 9 लिख दो नीचे में। अगर ये कैंसिल होता है तो कर दो, नहीं करना है तो ऐसे ही छोड़ दो। ये क्या आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है 0.137137 तो अब इसको देखते हैं। 0.137 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.137 का बार। फिर अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही मेथड है, 137 को लिख दो और जितना डिजिट में बार लगा है उतना 9 लगा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा P/Q के फॉर्म में। मतलब जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यह होगा परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। अब इसको चेक करते हैं कि क्या इसको भी लिख सकते हैं क्या। तो इसको देखना, इसमें ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसका कोई मेथड नहीं है इसको P/Q के फॉर्म में लिखने का। तो याद रखना, ये जो है यह इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वह इरेशनल नंबर होता है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है यह रेशनल नंबर होता है। ये दोनों रेशनल होगा और यह इरेशनल होगा। तो ये हो गया दोस्तों डेसिमल नंबर के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और संख्याएं। फर्स्ट याद रखना, ये जो अभाज्य संख्या है उसी में एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। मतलब द्विक अभाज्य संख्या, ये क्या होता है,
द्विक मतलब क्या होता है? द्विक मतलब होता है दो। तो वे संख्याएं जिसमें दो का डिफरेंस हो और दोनों संख्या प्राइम हो उसको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा संख्या जिसमें दो का डिफरेंस हो और दोनों संख्या प्राइम हो, दोनों संख्या अभाज्य हो, दोनों का प्राइम होना जरूरी है। जैसे कि 3 और 5, दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 2 का डिफरेंस है। और 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, दोनों प्राइम है, तो ये दोनों मिलकर बनाएगा ट्विन प्राइम। इसी तरह 5 और 7, उसके बाद 5 और 7 क्या हो गया? ये भी एक ट्विन प्राइम है। 11 और 13, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। याद रखना, दोनों प्राइम होना चाहिए। दोनों प्राइम होना चाहिए। ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर। इसी प्रकार एक होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिसको बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, यदि दो संख्या है और उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के छोड़, एक तो सभी से डिवाइड होगा तो एक आएगा ही, एक के छोड़ अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। यानी इसी को बोल सकते हैं यदि कोई दो संख्या जिसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर HCF अगर 1 है तो वह होगा को प्राइम नंबर। यदि कोई संख्या A और B है और HCF जो है वह 1 होगा तो वह होगा को प्राइम नंबर। HCF कैसे निकालता है इसको हम लोग आगे के यूनिट में पढ़ेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा 8 और 3। 8 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। 64 7 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, तो ये हो जाएगा को प्राइम नंबर। इसी प्रकार और एग्जांपल ले सकते हो 3 11 26 17, ये सब क्या है? ये सब है को प्राइम नंबर। इसमें याद रखना, इसमें दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, इसमें दोनों का प्राइम होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, हम जानते हैं 64 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर 64 7 के साथ आ रहा है तो यह को प्राइम है। 8 अगर 3 के साथ आ रहा है तो यह को प्राइम है। तो इसमें लिख लेना कि दोनों संख्याओं का प्राइम होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों ये को प्राइम नंबर। अब देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के बारे में पढ़ा था। तो अब देखते हैं कि उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है इवन और ऑड नंबर्स के बारे में, उसको पढ़ते हैं। तो याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। यह आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है। क्या होता है उसको ध्यान से देखना कि फर्स्ट
कोई इवन संख्या है, इवन मतलब सम संख्या, उसको मैं इवन संख्या से जोड़ दूं तो क्या आएगा। एक सम संख्या है, उसको सम संख्या से जोड़ दूं तो क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। सिंपल एक चीज करना है, एग्जांपल्स रख लेना है, छोटा सा रख के देख लेना है। जैसे कि इवन नंबर और इवन नंबर, दो इवन नंबर लेना है। ले लो फर्स्ट इवन नंबर 4 ले लो, सेकंड इवन नंबर ले लो 2, दोनों को जोड़ दो। 4 + 2 क्या होता है 6 क्या है 6 एक इवन नंबर है, तो यहां पे आ जाएगा इवन। तो इवन और इवन का प्लस जो होता है वह इवन ही होता है। सेकंड, इवन माइनस इवन क्या होता है। इवन माइनस इवन, फिर से एक इवन नंबर ले लो 4, सेकंड इवन नंबर ले लो 2, 4 - 2 कर लो, आ जाएगा 2 जो कि होता है इवन नंबर। इसी प्रकार थर्ड, ऑड प्लस ऑड क्या होगा। ऑड नंबर ले लो एक, ऑड नंबर ले लो 3, दूसरा ऑड नंबर ले लो 5, दोनों को 8 कर दो, क्या बनेगा 3 + 5 क्या होगा 8 होगा। और 8 क्या है 8 इवन नंबर है, तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा इवन। ऑड प्लस ऑड क्या होगा इवन। फोर्थ याद रखना, ऑड माइनस ऑड। ऑड नंबर ले लो एक 5, दूसरा ऑड नंबर ले लो 3, दोनों को माइनस कर दो, 5 - 3 क्या आएगा 2, 2 क्या है इवन नंबर है, तो ऑड माइनस ऑड भी क्या होगा इवन होगा। इसमें फिफ्थ याद रखना, इवन प्लस ऑड। इवन प्लस ऑड क्या होगा, एक इवन नंबर ले लो 2, एक ऑड नंबर ले लो 3, दोनों को 8 कर लो, क्या आएगा 5, 5 क्या है ऑड नंबर, तो यह क्या है ऑड। इवन माइनस ऑड, एक इवन नंबर ले लो 4, एक ऑड नंबर ले लो 3, दोनों को माइनस कर लो, क्या आएगा 1, 1 क्या है ऑड नंबर, तो ये भी ऑड। अब एक चीज सोचो, इवन प्लस ऑड होता है ऑड, इवन प्लस ऑड होता है ऑड, तो ऑड प्लस इवन क्या होगा, ऑड प्लस इवन क्या होगा, सोच के देखो। जब इवन प्लस ऑड ऑड होता है तो ऑड प्लस इवन भी तो इवन ही होगा। 1 और 2 3 होता है, तो 2 और 1 भी तो 3 ही होगा। तो इसी प्रकार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कि इवन और ऑड अगर ऑड होता है तो ऑड और इवन भी ऑड होगा। इवन माइनस ऑड ऑड होता है तो ऑड माइनस इवन भी इवन ऑड होगा, सॉरी ऑड होगा। तो ये हो गया प्लस और माइनस में। इसमें और पूछा जाता है क्वेश्चन कि इवन जो सम संख्या है उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऑड से, विषम संख्या से, तो क्या आएगा। इवन इंटू ऑड क्या होगा, फिर से वही करना है। एक इवन नंबर ले लेना है 2, ऑड नंबर ले लेना है कोई भी 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, क्या आएगा 6। 6 क्या है 6 है एक इवन नंबर, तो क्या आ गया आंसर इवन। इसी प्रकार नेक्स्ट हो जाएगा इवन इंटू इवन। आप लोग सोच के देखो क्या होगा, और ऑड इंटू ऑड, दोनों को सोच के देखो कि क्या होगा। जो इवन इंटू इवन है, इवन नंबर ले लो 2 और 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आएगा 8। इवन इंटू इवन होता है इवन, और ऑड इंटू ऑड होता है ऑड। फिर एक और कॉन्सेप्ट देखना, इवन जो सम संख्या है उसके पावर,
सबसे पहले तो पावर पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है। 2 की पावर 3 इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3 इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 3 बार गुना हुआ है जो कि होता है 8। मतलब जो पावर में जो होता है उतना टाइम गुना करता है। तो 2 की पावर 3 क्या हो गया? 8। तो इस प्रकार अगर कोई इवन नंबर है, कोई इवन नंबर है, उसके पावर में कोई इवन संख्या है, इवन नंबर के पावर में इवन संख्या है, तो वो क्या, उसको सॉल्व करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? इवन की ऑड? तो इसको याद रख लेना, इवन के पावर में कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। इवन के नंबर में कुछ भी हो, चाहे इवन हो, ऑड हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पल देख लो, 2 ले लो इवन नंबर, इसके पावर में रख लो 2 जो कि एक इवन नंबर है, तो इसको सॉल्व करोगे 4 आएगा। फिर से वही 2 ले लो, इसके पावर में ले लो 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, इसको सॉल्व कर लो आएगा 8। तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। इसी प्रकार ऑड नंबर के पावर में कुछ भी हो, ऑड नंबर के पावर में कुछ भी हो, हमेशा सॉल्व करने पर एक ऑड नंबर ही मिलेगा। ऑड नंबर के पावर में कुछ भी हो, ऑड नंबर ही मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों इवन और ऑड नंबर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं दोस्तों, एक नंबर यहां पे और बच गया है, वो है परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या ये क्या होती है? यदि किसी संख्या के फैक्टर्स का योग वही संख्या प्राप्त होती है तो उसको बोला जाता है परफेक्ट नंबर। लेकिन यहां पे जो उसके फैक्टर्स होगा उसमें उस नंबर को नहीं लेना है जो नंबर गिवन है। जैसे कि मैं इधर लिखता हूं 6 एक नंबर है। 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 6 का फैक्टर क्या होता है? 6 का फैक्टर होता है 1 होता है, 2 होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। तो इसमें ये जो 6 है इसको नहीं लेना है क्योंकि ये यही गिवन नंबर है। तो जो फैक्टर्स जो मिला है अगर इसको ऐड करने से सेम नंबर प्राप्त होता है, अगर सेम नंबर मिलता है तो उसको बोला जाता है परफेक्ट नंबर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, फिर से क्या मिलेगा 6। तो 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। इसी प्रकार एक और नंबर है 28। 28 का फैक्टर क्या क्या होगा? 28 किससे किससे डिविजिबल होता है? तो 28 सबसे पहले 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 से डिविजिबल होगा, फिर उसके बाद 5 से डिविजिबल होगा, नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर 6 से डिविजिबल नहीं, 7 से डिविजिबल हो जाएगा 4 बार तो 7 आ जाएगा। फिर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं, 9 से डिविजिबल होगा, नहीं, 10 से डिविजिबल होगा, नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से डिविजिबल हो जाएगा 2 टाइम्स तो 14 भी आ जाएगा। फिर उसके बाद 15, 16, 17, 18 किसी से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में ये 28 से डिविजिबल होगा। 28 से डिविजिबल तो हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है?
जो नंबर है उसको नहीं लेना है, जो नंबर है और अगर उसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उसको नहीं लेना है, 28 को हटा देना है, फिर उसके बाद सम करके देखना है। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 क्या आएगा? 1 + 2 होता है 3, 3 + 4 होता है 7, 7 + 7 होता है 14, 14 + 14 होता है 28। फिर से वही नंबर आ गया, मतलब 28 भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो ये होता है परफेक्ट नंबर। इसमें लिख लेना कि परफेक्ट नंबर के डेफिनेशन में इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स excluding that number is given number, then that number is perfect number। यदि कोई संख्या दिया है और उस संख्या का फैक्टर्स में उस फैक्टर को नहीं लेना है जो कि संख्या गिवन है, उसके छोड़ जितना भी फैक्टर प्राप्त होता है, अगर उन सभी को ऐड करने से वही सेम संख्या मिलती है तो वह होगी संपूर्ण संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है 6 है और है 28। इसी प्रकार अगर 3 डिजिट में पूछा जाए, 3 डिजिट में याद रखना 496 भी एक क्या है? परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर। इसी प्रकार अगर 4 डिजिट में पूछा जाए तो याद रखना 8128, यह भी एक परफेक्ट नंबर है। और यहां पे एक पॉइंट और याद रखना, सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन सी है? तो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है 6। 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। 6 जो है वह सबसे छोटी संपूर्ण संख्या होगी। तो ये हो गया दोस्तों परफेक्ट नंबर।